हेलो एवरीवन। इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि सारे दोस्त मिलकर साथ में क्रॉस फायर गेम खेलने लगते हैं और शाओ पहले तो गेम नहीं खेल रही होती है, पर जाओलिंग को युनची पर डोरे डालते हुए देखकर वो गेम खेलने आ जाती है और युनची उसे गेम खेलता देखकर पहले तो बहुत खुश होता है, पर तभी अचानक से शाओ का एक क्लासमेट उससे शर्त लगाने लगता है कि अगर उसकी टीम हारी तो वो उसके साथ मूवी डेट पे जाएगी, जिसके लिए शाओ भी तुरंत मान जाती है। अब ये बात सुन के तो युनची का पूरी तरीके से दिमाग खराब हो जाता है कि वो बंदा शाओ को सिर्फ डेट करना चाहता है और शाओ ने हाँ भी कह दिया। और क्योंकि युनची, लिंग और शाओ एक ही टीम में होते हैं तो युनची पूरा तैयार हो जाता है शाओ को जिताने के लिए। और युनची और शाओ को एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरीके से खेलकर सारे क्लासमेट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक ही तरीके से स्ट्रेटेजी अपना रहे थे और बहुत ही ज्यादा कोऑपरेट करके खेल रहे थे, और जो कि जाओलिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और जाओलिंग जानबूझ के शाओ को पीछे से गोली मार देती है और शाओ अपनी फ्रेंड को ये बात बताती है, जिसपे उसकी फ्रेंड चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम शाओ को इस तरीके से क्यों मार रही हो, क्या तुम चाहती हो कि ये उस बंदे के साथ मूवी डेट पे जाए। जिसपे जाओलिंग बहाना बना देती है कि उसने शाओ को वहाँ पे देखा ही नहीं था। पर जाओलिंग ऐसा एक बार नहीं बल्कि दोबारा भी करती है जब शाओ ये गेम जीतने ही वाली थी और शाओ से अपनी मिस्टेक के लिए सॉरी कहती है, जिससे शाओ काफी इरिटेटेड दिखाई देती है। और उसकी इस बात से युनची भी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शाओ ये गेम हारे और उस लड़के के साथ डेट पे जाए। जिसके बाद शाओ के दोबारा से रिवाइव होने के बाद वो सबसे पहले ढूंढ के जाओलिंग को मार देता है, जिसपे जाओलिंग उसे गुस्से से देखती है तो युनची उसे कह देता सॉरी मेरी स्क्रीन ब्लर हो गई थी। ये देखकर शाओ और उसकी फ्रेंड को बहुत ही ज्यादा मजा आता है और वो समझ जाते हैं कि युनची कुछ भी करके शाओ को जिताना चाहता है। जिसके बाद फाइनली युनची और शाओ की टीम जीत जाती है और शाओ को उस बंदे के साथ डेट पे नहीं जाना पड़ता है। जिसके बाद शाओ अपनी फ्रेंड को बाहर छोड़ने आती है और उसकी फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगती है कि साफ दिख रहा था कि युनची सिर्फ तुम्हारे लिए खेल रहा है और सबने देखा कि किस तरीके से उसने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जाओलिंग को उड़ा दिया था, और इस चीज से साफ जाहिर है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम किसी और के साथ डेट पे जाओ। जिसके बाद शाओ तो अपनी फ्रेंड को ही चुप कराने लगती है और उसे यहाँ से भेज देती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि युनची शाओ को घर तक छोड़ने के लिए जाता है, पर शाओ तो यहाँ पे उससे नाराज होती है कि उस लोगों के साथ युनची का काफी ज्यादा मन लग रहा था। जिसपे युनची कहता है कि अगर तुम मुझे बता देती तो मैं उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। जिसपे शाओ नाराज होकर कहती है कि जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो तुम वो क्या नहीं करोगे। जिसपे युनची उसे कुछ चीजों के नाम लेने के लिए कहता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, तो शाओ नाराज होकर कहती है कि उसे जाओलिंग के करीब तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जिसपे युनची कहता है कि हाँ, तुम्हारा फेस देखकर मुझे समझ में आ गया था कि तुम्हें जाओलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात सुन के शाओ उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि अब बताओ भला कि मेरे फेस को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है, कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ या नहीं। जिसपे उसे इतने करीब देखकर तो युनची उसे अचानक से गले ही लगा लेता है और इस चीज से शाओ भी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। और फिर जब वो युनची से दूर होती है तो उससे कहती है कि काफी ताज्जुब की बात है कि तुम जैसे लड़के की कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं रही। जिसपे युनची कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी तो। जिसपे शाओ उसे परेशान करने लगती है कि वो उसके बारे में उसे बताए, तो युनची उसे बता देता है कि उसकी एक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड थी और वो एक ऑनलाइन गेम के थ्रू मिले थे। उसकी ये बातें सुन के शाओ जोरों से हंसने लगती है और फिर उसे बताती है कि एक्चुअली में उसका भी ऑनलाइन बॉयफ्रेंड था और वो भी उससे गेम के थ्रू ही मिली थी, और जब वो कॉलेज में थी तो वो उसके साथ बहुत गेम खेला करती थी और उसकी आईडी का नाम डैंग था और उसी ने उसे इतना अच्छा गेम खेलना सिखाया। पर बुरी बात ये थी कि वो बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि हमने काफी समय तक डेट किया और जब भी मैं उसे वीडियो कॉल करती थी तो वो रिजेक्ट कर देता था। जिसपे युनची उसकी बातें सुनकर उस बंदे की साइड लेता है और कहता है कि शायद वो बंदा इतना भी इररिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिसपे शाओ कहती है कि नहीं, वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब मैं प्लेन लेके उससे मिलने के लिए फाइनली पहुंच गई तो उसने मुझसे मिलने के लिए डायरेक्टली मना कर दिया। जिसके बाद वो उस बंदे की शक्ल कभी भी नहीं देख पाई और वो उसकी लाइफ से एकदम गायब हो गया। जिसपे युनची दोबारा से उस बंदे का साइड लेता है और कहता है कि शायद उस बंदे की बहुत ही ज्यादा मजबूरी रही होगी जो वो तुमसे नहीं मिल पाया। जिसपे शाओ कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूंगी, मेरे हिसाब से तो वो लड़का बस बैड लुकिंग था और उसने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी गलत डाली थी बस, इसलिए वो मेरे सामने कभी आया ही नहीं। और यहाँ पे हमें युनची के रिएक्शन से समझ में आता है कि उस समय वो जिस लड़के के साथ ऑनलाइन डेटिंग कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि शाओ ही है, और वो ये बात अच्छी तरीके से जानता है अभी भी, क्योंकि उसने शाओ को शायद उस समय देखा हो। पर अभी भी वो शाओ को कुछ भी नहीं बताता है और शाओ को यहाँ पे पता भी नहीं होता है कि उसने युनची को ही उस समय डेट किया था। फिर अचानक से शाओ कहीं चली जाती है और वापस आके युनची को कोल्ड मेडिसिन देती है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। फिर युनची टैक्सी लेकर उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे रास्ते में शाओ के पास अपने ग्रैंडपा के असिस्टेंट का कॉल आता है और वो युनची की पूरी इन्फॉर्मेशन शाओ को बताता है कि किस तरीके से युनची चैन शेंग नाम की लड़की के बहुत ही ज्यादा क्लोज है।
जो कि सीनियर एम्प्लॉय है और हेडक्वार्टर्स में काम करती है, और इवन सभी इनके रिलेशन के चर्चे करते हैं। और चैन चैन ने युनची की बहुत ज्यादा मदद की है और एक बार उसने $500,000 भी उसे दिए थे। अब युनची के खिलाफ ये सारी बातें सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है और शाओ को याद आता है कि चैन चैन और युनची के बारे में ऑफिस में भी लड़कियां बात कर रही थी। जिसके बाद टैक्सी से उतरने के बाद शाओ यहाँ पे उससे पूछने वाली होती है पर रुक जाती है, ये सोच के कि आखिर इस कंपनी में आने का उसका एम क्या था। और फिर शाओ सोचती है कि उसे युनची की लाइफ से दूर ही रहना चाहिए, पर उसका चेहरा देखकर युनची उससे पूछता है कि क्या कुछ तुम मुझसे पूछना चाहती हो, जिसपे शाओ काफी रूडली उससे कह देती कि मैं बस तुमसे इतना बताना चाहती हूँ कि मैं अब काफी बिजी रहूंगी तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। और साथ ही उससे कहती है कि कंपटीशन के लिए मिलने के लिए तुम्हें मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, हम कहीं कॉफी हाउस में मिल लेंगे। और उसे उसका स्कार्फ पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है, जिसपे युनची उसके पीछे जाके उसे रोकता है और उसे पूछता है कि आखिर वो उससे क्यों नाराज है। जिसपे शाओ कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, बस इतनी सी बात है कि मैंने अभी अभी एक चीज अच्छी तरीके से समझ ली है। जिसपे युनची उससे पूछता है कि क्या, तो शाओ से बताती है कि मैं ये बात अच्छी तरीके से समझ गई हूँ कि कुछ चीजें वर्कआउट नहीं कर सकती हैं, चाहे हम उसके लिए कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, तो बस इसलिए मैं अब अपना टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ भी युनची समझ आता है कि वो उन दोनों के बारे में ही बात कर रही है। जिसपे युनची कुछ भी नहीं कहता और जबरदस्ती उसे वो दोबारा से मफलर पहना देता है और शाओ को ज्यादा देख काफी दुखी होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ हेडक्वार्टर्स जाती है और वहाँ से उसे जल्दी निकलना होता है क्योंकि उसकी फ्लाइट होती है, पर वो लिफ्ट के बाहर ग्रैंडपा से टकरा जाती है और वो एज अ CEO पहले लिफ्ट यूज करना चाहते थे और सारे एम्प्लॉयज के सामने उस पर रौब दिखाते हैं। पर शाओ भी यहाँ पे कुछ कम नहीं होती है और वो उल्टा दादाजी पे ही चिल्ला उठती है और ये सारी चीजें बाकी एम्प्लॉयज खड़े देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये न्यू एम्प्लॉय CEO से ऐसे बात कैसे कर सकती है। और उन्हें नहीं पता होता है कि शाओ उनकी ग्रैंड डॉटर है। जिसके बाद उसकी आर्ग्यू सुनकर ग्रैंडपा उसे ही लिफ्ट पहले यूज करने के लिए कहते हैं और खुद बाहर वेट करते हैं। फिर कंपनी के बाहर शाओ अपना सामान लेकर निकल ही रही होती है कि तभी वो बाहर चैन चैन को देखती है, जिसके बारे में उसने युनची के साथ रूमर सुना था। और चैन चैन भी उसे यहाँ पे देख के काफी सरप्राइज्ड होती है क्योंकि वो उससे बहुत पहले मिली थी और उसकी मॉम की स्टूडेंट थी, इसलिए शाओ भी उसे अच्छी तरीके से जानती थी। और थोड़ी बहुत बातें करने के बाद शाओ यहाँ पे डायरेक्ट चैन चैन से पूछ लेती है कि आखिर उसकी और युनची के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जिसपे चैन चैन भी उससे कहती है कि तुमने जरूर हमारे बारे में कुछ सुना होगा। और चैन चैन उसे बताती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और उसने मेरे टफ टाइम में काफी साथ दिया और मैंने भी उसके टफ टाइम में काफी उसका साथ दिया है और बस इसलिए कंपनी में हमारे बारे में काफी ज्यादा रूमर्स फैला जा रहे हैं। ये सुन के शाओ को बहुत अच्छा फील होता है पर उसे थोड़ा बुरा भी लगता है कि आखिर उसने युनची के साथ ऐसे रिएक्ट क्यों किया। और इन्हीं सब चक्करों में फ्लाइट के लिए शाओ लेट हो जाती है और उसे वापस अपने ग्रैंडपा के घर आना पड़ता है, जहाँ पे ग्रैंडपा उसके साथ लंच करते हुए से बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो युनची को कैसे जानती है। तो वो उन्हें बताती है कि वो उसका क्लासमेट था। जिसपे ग्रैंडपा उसे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों के चांस है कि तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हो, जिसपे शाओ डायरेक्ट मना कर देती है और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ चुपके से अपनी दादाजी की कार कीज लेकर अपनी फ्रेंड के साथ एक गेमर फ्रेंड से मिलने जाती है और ये बंदा काफी फेमस होता है और इसके गेमिंग आईडी का नाम कर्मा होता है। शाओ एज अ फ्रेंड इसके साथ लाइव स्ट्रीम करती है और गाओ जिसे गेमिंग एडिक्शन होता है कर्मा को फॉलो करता था, तो वो ये लाइव स्ट्रीम देख लेता है और शाओ को देख के काफी शॉक्ड होता है। जिसके बाद सारे एम्प्लॉयज ही मिलकर वो लाइव स्ट्रीम देखने लगते हैं और युनची उनके रिएक्शन देख के समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उनकी बातें सुन लेता है कि शाओ और कर्मा बहुत ही ज्यादा क्लोज है। ये सुन के युनची को जेलेसी फील होने लगती है और वो गाओ को अपने कैबिन में बुलाकर उसे लाइव स्ट्रीम की लिंक सेंड करने कहता है। जिसके बाद वो भी बैठकर शाओ की लाइव स्ट्रीम देखने लगता है और गाओ के कमेंट्स स्क्रीन पे देखकर शाओ समझ जाती है कि उसके सारे ही एम्प्लॉयज उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं और मन ही मन सोचने लगती है कि क्या युनची भी उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा होगा। और यही बात सोचते हुए शाओ युनची को मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम मेरी लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, जिसपे युनची हाँ कहता है। स्क्रीन पे सबके कमेंट्स पढ़ने के बाद कि इतना सुंदर बंदा उसके बगल में बैठा है और वो अपने मोबाइल में लगी हुई है, वो स्टार गेमर शाओ से पूछ लेता है कि क्या तुम किसी को टेक्स्ट कर रही हो। तो शाओ के मुंह से निकल जाता है कि हाँ वो अभी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है और माइक ऑन होने की वजह से शाओ की बातें सारे व्यूअर्स सुन लेते हैं और गाओ और बाकी एम्प्लॉयज ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि उनकी लीडर का ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड है। वहीं दूसरी ओर युनची तो उसकी ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देता है क्योंकि वो उस समय उससे ही टेक्स्ट पे बात कर रही थी और वो इतना खुश होता है कि बाहर आकर सारे एम्प्लॉयज को अपने साथ ट्रीट के लिए बाहर लेके जाता है
और सभी को अपनी सारी फेवरेट डिशेस ऑर्डर करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर में शाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी टेंशन में होती है और अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करती है कि उसने लाइव स्ट्रीम पे युनची से बात करते हुए उसे अपना बॉयफ्रेंड बता दिया और शायद ये सब कुछ युनची ने सुन लिया होगा। और शाओ इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसके पास युनची का कॉल आता है और जब वो कॉल पिक करती है तो दूसरी ओर से उसे गाँव की आवाज सुनाई देती है जो कि काफी भद्दा मजाक उसके साथ कर रहा होता है। जिसके बाद युनची उससे बात करता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम वापस कब आओगी, जिसपे शाओ से बताती है कि वो कल वापस आने वाली है। तो युनची उससे कहता है कि वो उसे पिक करने के लिए आ जाएगा और शाओ की बातें सुन के युनची समझ जाता है कि वो काफी एम्बैरस फील कर रही है। जिसके बाद शाओ यहाँ पे लाइव स्ट्रीम की बात करती है तो युनची उसे बताता है कि उसने आगे की लाइव स्ट्रीम नहीं देखी थी और उसे नहीं पता कि आगे हुआ क्या था और उसे पूछता है कि क्या तुमने मेरे बारे में कुछ कहा था क्या। और ये सुन के शाओ बहुत खुश हो जाती है और उसे बहाना बना देती है कि एक्चुअली में उसने कुछ बुरे वर्ड्स यूज करे थे लाइव स्ट्रीम में। और युनची चुपचाप उसकी बातें सुन लेता है और कुछ भी नहीं कहता। और फिर ये दोनों कॉल पे बात करते हुए सीजन की फर्स्ट स्नोफॉल को पहली बार साथ में एक्सपीरियंस करते हैं। और युनची उससे कहता है कि तुम वापस आ जाओ, फिर हम साथ में ही मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, जिसके लिए शाओ भी मान जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ शंघाई से वापस आ जाती है और युनची उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पहुँचता है, जहाँ पे शाओ तो पहले उसे टोटली इग्नोर करके वहाँ से जा रही होती है। जिसपे युनची उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम अंधी हो गई हो। तो शाओ से कहती है कि ओ नो, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं क्योंकि तुम इस आउटफिट में कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। जिसपे युनची मुस्कुराता है और वो उसके करीब आकर उसे टीज करने लगती है कि वो कितना हैंडसम लग रहा है। इसके बाद युनची अपनी कार से उसे फ्लैट तक ड्रॉप कर देता है और जब शाओ वहाँ से जाने लगती है तो युनची इसका स्कार्फ पकड़ के उसे रोकता है और उसका स्कार्फ उसके लिए टाई करता है। शाओ उसका ये बिहेवियर देख के काफी शॉक्ड होती है और फिर अपने रूम में आकर मिरर में उस स्कार्फ को देख रही होती है और सोचती है कि भला ऐसे कौन स्कार्फ बांधता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होती है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।